यहाँ तक हमने देख लिया था कि यूरोप की कंपनियां कैसे भारत में आकर बसी। जो कंपनियों का आगमन है, ये 2 लिस्ट थी और दोनों लिस्ट पे क्वेश्चन आता है। पहली लिस्ट में हमने दिया हुआ था कि कंपनियां किस किस टाइम पर आई थी। अभी देखते हैं सेकंड। भारत में आने का टाइम था उनका, और इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई थी। पुर्तगालियों के डर से अंग्रेज डांस में फंस गए। उसके बाद में जो कंपनियां अपने देश में, इनके देश में जहाँ पे स्थापित हुई थी, वो किस तरह से स्थापित हुई थी, उसके बारे में भी हमने देख लिया था कि इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश पहले डच से आगे का देखते हम। ब्रिटिश विक्ट्री ऑन बंगाल। मैप में हम देख रहे हैं कि बंगाल कहाँ है हमारा, जो आज का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब मिला के पहले बंगाल था। बांग्लादेश पूरा का पूरा बंगाल था। तो हुआ क्या यहाँ पे, पहली बात तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल में फैक्ट्री स्थापित क्यों की गई। ये आए थे इस तट पर, इधर पश्चिमी घाट पर, लेकिन फिर ये बंगाल में क्यों भागे सारे के सारे। तो एक इनका सबसे कमजोर कारण बताया जाता है कि वहाँ पे समुद्र तट के किनारे है और यहाँ से सामान ले जाने के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये कमजोर कारण है, क्योंकि समुद्र तट तो इधर भी है, यहाँ से यहाँ तक ये सब बंगाल में क्यों गए अंग्रेज। दूसरा, यहाँ पर मानते हैं कि बंगाल की धन दौलत ने इनको आकर्षित किया। बंगाल का क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब है, गंगा ब्रह्मपुत्र सारी की सारी नदी, यहाँ पे नदियाँ, और यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है और पैसा धन दौलत थी यहाँ पर। भारत में सबसे ज्यादा समृद्ध इलाका यही था, बंगाल का इलाका। तो इसने भी इन्हें आकर्षित किया। और सबसे जो मेन चीज थी, यहाँ पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब कि सिर्फ इंग्लिश फैक्ट्री थी, अंग्रेजों की फैक्ट्री लगती, और उसका कोई प्रतिद्वंदी का मतलब कंपटीटर नहीं था, कंपटीशन में नहीं था। वो चाहे तो अपने माल को कितने भी रुपए में बेचें, क्योंकि दूसरा दुकानदार ही नहीं था वहाँ पे। और तीसरा, यहाँ पे जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में संघर्ष चलता रहता था, वो लड़ते रहते थे आपस में। तो इससे जो वहाँ की सरकार थी वो कमजोर थी, तो इस वजह से वहाँ पे अंग्रेजों ने अपना शासन किया। जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान, बंगाल का गवर्नर था ये, बंगाल का गवर्नर था उस टाइम पर जब ये अंग्रेजों ने वहाँ पे जाके अपनी कंपनी स्थापित की, मुर्शिद कुली खान। इसने, और इसके बाद में आया था अलवर्दी खान। अलवर्दी खान ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी। पहले ढाका थी राजधानी, फिर बाद में कहाँ बनाई गई थी, मुर्शिदाबाद बनाई गई थी। यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने अपना एक किला बनाया, फोर्ट विलियम करके किले की स्थापना की अंग्रेजों ने। और यहीं पर एक फ्रांसीसियों ने भी आज्ञा ले ली वहाँ के नवाब से, और यहाँ पर चंद्रनगर में अपना किला बनाया। फ्रांसीसियों ने भी अपनी कंपनी स्थापित कर दी और दोनों ने अपना किला बनाया। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज क्या करने लगे, यहाँ पे लोग, भारत में क्या था कि लूटपाट ज़्यादा थी, तो क्या कंपनी का सामान आता था उसे लूट लेते थे, क्योंकि खुला हुआ था। तो इन्होंने क्या सोचा कि चारों तरफ से बाउंड्री लगाई। अंग्रेजों ने भी अपनी फोर्ट विलियम पर बाउंड्री लगाने लगे, और चंद्रनगर वाले भी, जो फ्रांसीसी थे, वो भी बाउंड्री लगाने लगे। ये बात किसे पता चली, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था 1756 से 57 तक। सिराजुद्दौला ने क्या किया, आदेश भेजा कि मतलब कि अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो हम देंगे, और ऐसे हमारी बिना मर्जी के तुम घेराबंदी नहीं कर सकते हो, किलाबंदी नहीं कर सकते हो। तो फ्रांसीसियों ने मान लिया और इन्होंने अपनी किलाबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं रोकी और इन्होंने किलाबंदी करनी शुरू कर दी, और इन्होंने हटाई भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ इनका। सिराजुद्दौला ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, कहाँ पर, फोर्ट विलियम पर। फोर्ट विलियम का मतलब क्या, किला था, फोर्ट माने किला, विलियम नाम था उसका, फोर्ट विलियम। सिराजुद्दौला ने अपनी सेना लेकर के यहाँ पर हमला कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी, और बंगाल का नवाब था वो। तो सिराजुद्दौला ने हमला किया। इस घटना को इतिहास में क्या बोलते हैं, काल कोठरी की घटना बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। काल कोठरी की घटना, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ये हुई, इसकी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 मई, मतलब गर्मी का महीना था, 26 मई 1756 में, 26 मई 1756 को हुई
कालकोठरी की घटना। इसकी जानकारी जो दी थी वो एक पत्रकार था अंग्रेज होलवेल ने इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है। इसमें क्या हुआ, सिराज ने आक्रमण कर दिया, वहाँ से कुछ तो भाग गए अंग्रेज, कुछ रह गए, उनको पकड़ लिया इसने। 146 लोगों को पकड़ा और एक बंद कमरे में 18 बाई 14 के कमरे में, मतलब कि 18 लंबाई, चौड़ाई 14, ऊंचाई 10, 18, 14, 10 के कमरे में इनको बंद कर दिया। 146 लोगों को गर्मी के महीने में, जून में 146 लोग भर दिए। मतलब कल्पना की जा सकती है कि किस हिसाब से भरे होंगे, ऊपर नीचे। और रात भर बंद रहने दिए। उसमें से सुबह को खोला तो 123 लोग मर गए सफोकेशन से और खाली 23 लोग ही बचे थे। इस घटना को इतिहास में कालकोठरी की घटना बोलते हैं। इसमें 123 अंग्रेज मारे गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे किले पर किसका अधिकार हो गया था, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला ने किले में अपना अधिकार करने के बाद में यहाँ पे मानिक चंद नाम के आदमी को अपना जो है मुखिया बनाकर चला गया। यहाँ पर अंग्रेजों के किले का, फोर्ट विलियम का वापस चला गया सिराजुद्दौला। यहाँ हम देखें तो इनकी जो प्रेसिडेंसी चलती थी अंग्रेजों की, 3 जगह से चलती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब इधर जो महाराष्ट्र में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 3 जगह इनकी मेन ब्रांच थी अंग्रेजों की। एक तो मुंबई इधर पश्चिमी घाट पर, और एक यहाँ पे कोलकाता प्रेसिडेंसी, और एक मद्रास मतलब चेन्नई प्रेसिडेंसी, ये थी। तो चेन्नई प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, यहाँ से इनका बंगाल से पूरी तरह से खात्मा हो गया अंग्रेजों का। इनका फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला कब्जे में आ गया। तो अब इनकी प्रेसिडेंसी ये बची, चेन्नई प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। यहाँ पर एक आदमी था चेन्नई प्रेसिडेंसी में, लॉर्ड क्लाइव नाम का एक आदमी था, क्लर्क था, जो क्लर्क के पद पर भर्ती था। वहाँ पर भर्ती होकर आया था अपने देश से, क्लर्क के पद पर था मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसने कहा कि मैं, मतलब अंग्रेजों ने कई बार कोशिश भी की लेकिन हार गए वो। उसने कहा मैं जो है फोर्ट विलियम को दोबारा से जीत लूंगा सिराजुद्दौला से, बिना युद्ध करे। अपने अधिकारियों को बता रहा था, वो सब कह रहे थे कि क्लर्क है, तू क्लर्क का काम कर, ऐसे वैसे। और उसको आज्ञा मिल गई कि ठीक है। तो वो गया, लॉर्ड क्लाइव अकेला गया और उसने कोई सेना भी लेके नहीं गया। उसने पहले बंगाल में जाकर जो है सिराजुद्दौला के विपक्षी थे, जो उसका विरोध करते थे, वो सारे लोग तलाशे कि कौन कौन सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। वहाँ पर षड्यंत्र किया पूरा, उनसे मिला। उसमें से पता चला, मानिक चंद को पकड़ा सबसे पहले। तो मानिक चंद से कहा कि मैं तुम्हें अच्छा धन दूंगा, नौकरी दूंगा और तुम हमारे साथ मिल जाओ। मानिक चंद ने गद्दारी करी और वो मिल गया उसके साथ। मानिक चंद ने बताया एक अमीर चंद, एक जगत सेठ, ये तीनों आदमी पकड़ लिए इसने और तीनों को अपना मतलब लोभ लालच देकर पैसे का और अपने साथ मिला लिया। इन तीनों ने बताया कि यहाँ पे जो मेन आदमी है वो है मीर जाफर, वो बनना चाहता है बंगाल का नवाब। तो उसको बुलाया गया। मीर जाफर से कहा कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे और इन तीनों आदमियों को जो ये पकड़े थे, इन सबको जो इसके साथ मिले थे, इनको ऊंचे पद और क्या देंगे, पैसा देंगे। और इन चारों के साथ मिलकर जो है सिराजुद्दौला को हराने के प्लान बना लिया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। प्लान पूरा क्लियर हो गया, सारे के सारे ने कह दिया कि हम मिल जाएंगे। अब हुआ क्या था, लॉर्ड क्लाइव तो जमीन से आया था। चेन्नई प्रेसिडेंसी से यहाँ बंगाल मतलब जमीन भूमि से आया था। एक आदमी भी था और भी था जो लॉर्ड क्लाइव के साथ आया था, वाटर से, उसे बोलते थे वाटसन जो है पानी से आया था बंगाल में, जल सेना अध्यक्ष था ये उस समय पे, दोनों आए थे। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर हमला कर दिया। देखो अभी वापस आते हैं स्टोरी में। जैसे कि हमने कहा फोर्ट विलियम बनाया था ब्रिटिशरों ने और चंद्रनगर बनाया था फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला के कहने से वहाँ की बाउंड्री कर रहे थे, वो हटा दी थी, नहीं की थी, लेकिन अंग्रेजों ने माने नहीं, उन्होंने बाउंड्री की। सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, अंग्रेजों को मार भगाया वहाँ से, कालकोठरी घटना हो गई। तो अब ब्रिटिशों से नहीं लड़ा सिराजुद्दौला क्योंकि उसने उनकी बात मानी, ब्रिटिशों ने उसकी बात मान ली। तो अब उनको अपनी सेना दे दी ब्रिटिशों को, मतलब कि फ्रांसीसियों को, चंद्रनगर की रक्षा के लिए सिराजुद्दौला ने, कि चंद्रनगर वालों ने हमारी बात मानी है तो उनकी रक्षा करेंगे। तो क्या हुआ, इनका पूरा प्लान बन गया था सबका। इन्होंने चंद्रनगर पर हमला कर दिया।
अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर हमला कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने करवा दिया हमला। अब चंद्रनगर पर हमला हुआ तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पता चला तो कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ। बहुत बार पूछा जाता है कौन सी डेट में हुआ था, तो 1557 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। इसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला के पास कितने सैनिक थे? 5000 से भी ज्यादा सैनिक थे सिराजुद्दौला के पास, और रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 500 या 300 सैनिकों की सेना के साथ आया था। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि इसमें धोखा किया गया था सिराजुद्दौला के साथ। इन लोगों ने धोखा किया था, ये सारे के सारे इसकी सेना में थे सिराजुद्दौला की, लेकिन इन्होंने लड़ाई नहीं की और ये बाहर से देखते रहे और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था इसमें। इसके 2 सेनापति थे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से इसकी सहायता की, वो थे मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों भी मारे गए थे और सिराजुद्दौला यहाँ से भाग लिया। तो जो इसका बेटा था, मीर जाफर का बेटा, वो बाहर बैठा था और उसने, मीरन नाम था उसका, उसने इसको मार दिया। मीर जाफर के बेटे ने, जैसे ये युद्ध से निकल कर भागा था, बाहर तैयार था वो, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। मतलब कि अंग्रेजों की बंगाल पर पूरी तरह से प्रभुत्व किसका हो गया? अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। भारत में आने का उनका रास्ता प्रशस्त हो गया। अंग्रेज सारे युद्ध षड्यंत्र से जीते हैं और इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। जैसा बोला था इन्होंने अपने हिसाब से मीर जाफर को नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला खत्म हो गया हमारा 57 में, मीर जाफर नवाब बन गया। यहीं पे हम देखते हैं एक क्या आया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ होते धन निकास, धन निकास की प्रणाली किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी पुस्तक है, कई बार पूछी गई, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने बताया था धन निकास प्रणाली के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, भारत को पता ही नहीं था कि वो लूट रहा है, भारत में पैसा इतना था, सोने की चिड़िया था भारत। इन्होंने बताया कि ये हमारा पैसा यहाँ से ले जा करके अपने देश में दे रहे हैं और जो कभी भी वापस नहीं आएगा। इन्होंने बताया दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा क्या हुआ, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना है पश्चिम बंगाल में, फिलहाल वो बंगाल में था, वहाँ की दीवानी का अधिकार दे दिया था अंग्रेजों को, कि वहाँ से वो भू राजस्व का अधिकार दे दिया था कि जितना चाहे कर खुद वसूल सकते हैं अंग्रेज। मतलब पूरा 24 परगना जिला है ये बंगाल का, उसका पूरे का शासन किनको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। और अंग्रेज इससे भी नहीं माने तो ये और ज्यादा मांग करने लगे। तो मीर जाफर मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ मिलकर मीर जाफर से कहा कि तुम गद्दी से उतर जाओ और मीर कासिम को बैठाओ, क्योंकि मीर जाफर, अंग्रेज और भी ज्यादा मांग कर रहे थे, मीर जाफर उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था उसको गद्दी पर बैठा दिया गया और नवाब बना दिया गया और 12,000 पर मंथ इसको पेंशन दी गई। किसे? मीर जाफर को 12,000 पर महीने जो है तनख्वाह देकर इसको पेंशन दी गई और घर बैठा दिया गया कि तुम्हें पेंशन देते रहेंगे हम 12,000 रुपये पर महीना और तुम घर बैठो, अब बुजुर्ग हो गए और मीर कासिम को शासन करने दो। ये भी आराम से उतर गया क्योंकि अंग्रेजों ने बैठाया था गद्दी पे, मीर कासिम हट गया और मीर जाफर दामाद बन गया। मतलब उसका जो मीर कासिम इसका दामाद था वो क्या बन गया? शासक बन गया मीर कासिम। और जैसे कि क्या है, दिल्ली है एक, दिल्ली हमारा क्या है, दिल्ली भारत की भी राजधानी है और जिसमें जो है केंद्र सरकार चलती है और दिल्ली खुद भी अपनी उसमें एक राज्य सरकार चलती है, जैसे कि केजरीवाल और मोदी, इनमें कभी बनती नहीं, लड़ाई रहती है। ऐसे यहाँ क्या हो रहा था बंगाल में कि अंग्रेजों का जो है फोर्ट विलियम था यहीं पे और वहीं पे इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद नवाब की। और यहाँ पे आपस में सैनिकों में कभी लोगों में मतलब झगड़ा होता ही रहता था। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया, बिहार के मुंगेर में पहुंचा दी। जो है मीर कासिम अपनी राजधानी को बिहार के मुंगेर में ले गया और यह शासन पर इसलिए बैठा था कि ये चाहता था अंग्रेजों को मैं भगा दूं। उनको मतलब शुरुआत में उनको उनके साथ मिलकर सोच रहा था कि एक बार नवाब बन जाऊं और उसके बाद में इनको यहाँ से निकाल दूंगा, इसलिए इसने अपनी राजधानी भी बिहार के मुंगेर में ले गया और वहाँ पे जो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था ये मीर कासिम। और हुआ क्या, मीर कासिम ने वहाँ पे टैक्स वैक्स लेने के लिए अंग्रेज जाते थे मीर कासिम के वहाँ पर राजधानी में मुंगेर में,
वहाँ पे इन्होंने हथियारों की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। आज के टाइम पर भी बिहार में हर तरह का हथियार मिल जाएगा मुंगेर में। वहाँ मतलब घर घर में फैक्ट्री बनने लगी, हथियार बनने लगे, सब कुछ होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पहुँचे सैनिक, वहाँ जाके कर वर की मांग की। तो इसके जो सैनिक थे मीर कासिम के, उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया, 2-3 सैनिक को, और कर देने से मना कर दिया और कह दिया हम स्वतंत्र हैं और हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं। इस पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर, मुंगेर बिहार पर। यहाँ से मीर कासिम भागकर कहाँ पहुँच गया, अवध। कहाँ पहुँच गया, अवध। अवध में भाग गया मीर कासिम मुंगेर छोड़ करके। ठीक है। जब इनको पता चला था अंग्रेजों को कि मीर कासिम गड़बड़ करने लगा है, तो इन्होंने जो पेंशन पर बैठाया था मीर जाफर जिसे इन्होंने पेंशन देकर बैठाया था 12,000 रुपये महीने की, इन्होंने बंगाल का नवाब दोबारा से मीर जाफर को ही बना दिया कि वही ठीक था, ये तो पागल है, और मीर कासिम को हटा दिया नवाब से। ठीक है। अब क्या हुआ, वहीं अवध में पहुंच गए। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। अभी जो मरा था वो था सिराज-उद-दौला। नाम में कंफ्यूजन है तो 2-3 बार देखने पे याद हो जाए। ये था शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के पास भागकर पहुंच गया कौन, मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ का नवाब था, बंगाल का नवाब था। ठीक है। और यहीं पर आए हुए थे कौन, भारत के नवाब। भारत के नवाब मतलब मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। अब ये तीनों के तीनों मिले और इन तीनों ने मिलकर ट्रायो बनाया, एक मतलब 3 लोगों की संधि बनाई। उन्होंने कहा हम तीनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे, किससे, अंग्रेजों से, और उन्हें भगा देंगे यहाँ से। मतलब बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का नवाब, ये तीनों एक साथ मिले। बंगाल का नवाब किस लिए लड़ रहा है, बंगाल के लिए। अवध का नवाब किस लिए लड़ रहा था, अवध के लिए। और शाह आलम सेकंड किसके लिए लड़ रहा था, अपनी जो है बादशाहत बनाए रखने के लिए। ठीक है। कोई भी इनमें से भारत के लिए नहीं लड़ रहा, सब अपने अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पर हुआ हमारा 1764 बक्सर का युद्ध। प्लासी हुआ था 1757 में, 1757 प्लासी। उसके 7 साल बाद ही 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगर क्वेश्चन में आने लगे कि प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, मतलब तुरंत कैसे हो गया, तो उसमें आंसर आ जाएगा क्या, कि अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर हमला करना। प्लासी का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर हमला करना। यहाँ पर इनके मैंने अलग अलग कारण बता दिए कि इस युद्ध का जो बक्सर का हुआ था। लेकिन अगर आए तुरंत का तुरंत कारण क्या था, तो वो था, इसका जो कारण था वो था मिस यूज ऑफ दस्तक। दस्तक क्या था, दस्तक एक प्रमाण पत्र था। दस्तक क्या था, एक प्रमाण पत्र था कि मतलब एक प्रकार से मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था दस्तक। उसमें लिखा गया था कि अंग्रेजों को यहाँ पर टैक्स फ्री प्रमाण पत्र था। जैसे हम यूपी से कोई सामान लाके दिल्ली में बेचते हैं तो उस पर फलाना टैक्स, जो सबसे पहले चुंगी कर लगता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर, वो कर लगता है। तो अंग्रेज उस कर से क्या थे, मुक्त थे। जैसे किसी भी मार्केट में अगर आपको दुकान भी लगानी है तो वहाँ पर दुकान के लिए लगाने के लिए भी कर देना पड़ता है। तो अंग्रेज दस्तक को दिखा देता था वो अंदर चला जाता था बिना टैक्स दिए। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे मान लो आप एक मार्कर बनाते हैं, 10 रुपये का मार्कर है, 10 रुपये का मार्कर है और उस पर टैक्स लग के वो हो गया 12 रुपये का। भारत का भी बना रहा है, वो भी 10 रुपये में बना रहा है, अंग्रेज भी 10 रुपये में बना रहा है, लागत मतलब 10 रुपये उसकी। हम मार्केट में बेचने गए, अंग्रेज के पास क्या है, दस्तक, 10 रुपये का बनाया उसने, अंदर पहुंच गया मार्केट में, 11 में भी बेचेगा फिर भी एक का फायदा। लेकिन भारत का घुसेगा, उसे पहले टैक्स देना पड़ेगा 2 रुपये, 12 का हो गया उसका ही। अगर वो उसे वहाँ जाके 12 में भी बेचेगा फिर भी उसे कोई फायदा नहीं है। तो लोग किसे खरीदते हैं, सस्ती चीज़ को, 11 वाली को। तो भारत की जो मार्केट थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। और इस दस्तक का मिसयूज कैसे हुआ, बादशाह ने तो कुछ ही लोगों को बना कर दिया था, मतलब कि 2-4 लोग, 10-5 लोग को बना कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया, इसके डुप्लीकेट, जैसे कि आज नकली नोट नहीं चलते, ऐसे ही छाप दी और मोहर लगाई और बन गया दस्तक। तो इसका मिसयूज हो रहा था, इस वजह से भी ये बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड ये थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो सेनापति था अंग्रेजों का। इसमें क्या हुआ, हेक्टर मुनरो जीत गया और ये तीनों हार गए। मीर कासिम हारा मतलब बंगाल हारा, शुजा-उद-दौला हारा तो अवध हार गया, और शाह आलम हारा तो
भारत हार गया, मतलब पूरी तरह से पूरे भारत पर कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। बक्सर के बाद में अंग्रेजों का कब्जा हो गया भारत पर 1764 से। अभी बताया मैंने मीर जाफर शुरुआत में था 1757 से 1760 तक रहा था। 57 में तलाशी के बाद मीर जाफर बना दिया था, उसके बाद में पेंशन पर बैठा दिया था और इसके दामाद मीर कासिम को बनाया था बंगाल का नवाब। तो मीर कासिम को इन्होंने 3 साल रखा 60 से 63 तक, और जब मीर कासिम मुंगेर चला गया और उसने विरोध कर दिया अंग्रेजों को, उसे हटा दिया, तो फिर दोबारा से मीर जाफर को बना दिया था 63 से 65 तक। तो ये याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था, मीर कासिम हटा दिया गया था, पुराना वाला ही था। ये हो गया जी बक्सर। बक्सर के बाद में हम आते हैं ब्रिटिश पॉलिसी। इनका शासन हो गया। अब इन्होंने जो राज्य है वो चलाया कैसे, इन्होंने राज्य चलाया कैसे, तो इनकी जो नीतियां थी वो देखते हैं। पॉलिटिकल नीति जो राजनीतिक थी, इकोनॉमिक जो इनकी क्या थी, इकोनॉमिक को क्या बोलेंगे, व्यावसायिक, और सोशल सामाजिक, इन्होंने 3-4 तरह की नीतियां अपनी अपनाई। तो इनकी पॉलिटिकल राजनीतिक नीति देखें तो सब्सिडरी एलियंस था सबसे पहला, सहायक संधि, और दूसरी चीज इन्होंने क्या चलाई थी, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही इन्होंने इकोनॉमिकली देखें तो 3 व्यवस्थाएं इन्होंने लागू की भारत में, जमींदारी, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। जमींदारी, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। और सोशल रिफॉर्म 1829 से, सोशल रिफॉर्म क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा बंद कर दी गई थी, सामाजिक जो सुधार हुए थे। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था। ये सारी इनकी पॉलिसीज थी। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्सिडरी एलियंस। सब्सिडरी एलियंस मतलब सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी, ये मान लो पूरा भारत, और भारत ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और BR जो लिखा हुआ है ये है ब्रिटिश। इतने क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार था, जो सीधी सीधी लाइन है ऊपर वाला। इन्होंने क्या किया, सहायक संधि लगाए। सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि थी इन्होंने हर राजा पर एक जैसा पत्र छापा, और हर राजा के पास, भारत के राजा हर रजवाड़े के पास पत्र भेजा कि हम तुम्हारी सहायता करनी चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, राजाओं को यही लगा रहता है कोई दूसरा उसके राज्य को ना छीन ले, कि दूसरा उस पर अटैक ना करे। सबसे ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम अपने पड़ोसियों से होती है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, और बाहर से मतलब पूरी तुम्हारी जो सीमा रेखा है, बाउंड्री है, उस पर सहायता करेंगे, और कोई भी तुम पर आक्रमण करेगा तो हमारे ऊपर आक्रमण है, और हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे राज्य की सहायता करेंगे, उसे बचाएंगे। और मतलब सारे ऐसे बहुत सारे लुभावनी चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज पागल हो गए, बताओ, फ्री फंड में सब कुछ कर रहे हैं, और ये तो हमारे फायदा के लिए या संधि पे कहा साइन करने में। लेकिन वो बहुत सारा दिमाग लगाई हुई थी सहायक संधि। उसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो भारत में वो है ना कि, चलो छोड़, इन्होंने कहा तुम्हारी जो सीमा रेखा पर हमारे सैनिक खड़े रहेंगे, ठीक है, तो राजा जी उन्हें हम जो है वेतन देते अच्छे नहीं लगेंगे। तो राजा जी ने कही तो हमारे सैनिक भी रक्षा करते, उन्हें भी वेतन देते हैं, तो तुम्हारे सैनिकों को भी हम वेतन दे देंगे। फिर इन्होंने कहा कि कुछ सैनिक तुम्हारे राज्य में भी रहेंगे। और राजा ने पूछा क्यों रहेंगे, इसलिए मान लो किसी का हमला हुआ और तत्काल सेना की जरूरत पड़ने लगी, तो वो तुम्हारी सहायता करेंगे, राजमहल में रहेंगे। कि हाँ ये भी बात ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे तो उनका खाना पीना रहना सहना कि वो भी फिर कौन करेगा, राजा जी। मतलब अंग्रेजों ने इतना दिमाग लगाया, भारत के एक एक कोने में अपने सैनिक पहुंचा दिए, और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, सारे के सारे राजाओं के पैसे पर। और इन्होंने कहा कि जो तुम्हें अंदर अपने राज्य में कोई भी फैसला लेना है वो राजा अपनी मर्जी से ले सकता है, लेकिन बाहर जो फैसला लेना है, मान लो तुम्हें किसी दूसरे राज्य से संधि करनी है, तो वो हमें पूछ के करनी पड़ेगी, उसमें हमें पूछना पड़ेगा, उसके बाद करनी पड़ेगी। राजा ने कहा मान ली वह शर्त, और ना ही तुम दूसरे राज्य से मिलोगे, ना ही कुछ करोगे, मतलब कि आपस में बिल्कुल अलग हो जाओगे। मतलब ये प्रकार से जो है विदेश मंत्रालय का जो बाहर का आंतरिक बाहरी जो स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी राजा की। तुम अंदर के राजा हो, बाहर कुछ भी करोगे तो हम करेंगे, दूसरे राज्य से मिलना है या जो भी करना है, और अगर तुमने इसका उल्लंघन किया तो तुम्हारे राज्य को फिर हम अपने कब्जे में ले लेंगे।
तो ऐसे हो गया, मान लो इन्होंने एक राज्य के साथ संधि कर ली, ऐसी राजा मान गया। संधि करने के बाद क्या करते थे, अपने ही आदमी को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देते थे और फिर कह देते कि तुमने षड्यंत्र का उल्लंघन किया है, और फिर उस पूरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। और इनके सैनिक वहां पे होते ही थे तो युद्ध करने में भी आसानी हो जाती थी। ऐसे ऐसे करके ये अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे थे। ये थी सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। 1798 से 1805 तक चला था ये। और इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया था, तो HMT से हम याद रख सकते हैं हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। ये 3 राज्य मिलाए गए थे, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। सबसे पहले जो इनके साथ सहायक संधि की गई थी और फिर इनको अपने राज्य में मिला लिया गया था, ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। हैदराबाद को 1798 में और मैसूर और तंजौर को 1799 में। तो हैदराबाद को सबसे पहले मिलाया गया था सहायक संधि के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। वैसे पूछा जाए तो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आए कि सहायक संधि को भारत में किसने शुरू किया था, तो वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। उसके बाद में क्या हुआ, 1801 में इन्होंने अवध को कुशासन के नाम पर, यानी कि उन्होंने कहा कि अवध में शासन सही नहीं हो रहा है, राजा जो है जनता को जबरदस्ती परेशान कर रहा है, तो इस हिसाब से इन्होंने अवध को भी मिला लिया था इसमें। और इस सहायक संधि में बहुत सारी शर्तें थी। एक शर्त ये भी थी कि अगर तुम्हारे कोई अपना बेटा नहीं है तो कोई भी पुत्र गोद लेने से पहले अंग्रेजों से आज्ञा लेनी होगी। और मतलब कि वो दूसरी ये नहीं है, वो दूसरी छोड़ो, वो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, हड़प नीति थी। सहायक नीति यही थी। सहायक नीति के अकॉर्डिंग जो मिलाए गए राज्य थे, अवध मिलाया गया था, पेशवा मिलाया गया था 1602 में, सिंधिया 1604 में, 1648 में सतारा, 89 में, ये सारे के सारे राज्य मिलाए गए थे। उसके बाद क्या आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति जिसे बोलते हैं। ये किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने। और हड़प नीति किसने शुरू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856 तक। इसमें सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, ऐसे करके मिलाया गया था हड़प नीति में। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का, वो मिलाया गया था इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था गोद लिया हुआ, उसको अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए ये राज्य हमारे शासन में मिल जाएगा। इसके बाद में हम इनकी जो इकोनॉमिकली देखते हैं, इकोनॉमिकली क्या थी, इन्होंने 3 तरह की सिस्टम चलाए थे भारत में कर वसूलने के लिए, मतलब टैक्स लेने के लिए। एक जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और माहलवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था, एक पूरे गांव का एक जमींदार बना दिया जाता था, सारी जमीन का मालिक वही रहता था। मतलब कि सारी जमीन किसकी होती थी, जमींदार की, और मजदूर की तरह काम करते थे किसान। जमींदारी में किसानों की जमीन नहीं होती थी। और अंग्रेज सीधा किससे, जमींदार के पास जाते थे और उसी से पूरे गांव का टैक्स वसूल लेते थे, लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये था जमींदारी सिस्टम। माहलवाड़ी सिस्टम क्या था, इसमें बले गांव में एक माहल बना दिया जाता था, जमींदार की तरह माहल बना दिया जाता था। माहल वैसे बोलते हैं जमीन को, और अंग्रेज ही इसके मालिक होते थे, लेकिन सारा टैक्स वसूलने का काम किसका होता था, मतलब लोग मालिक होते थे, माहल का काम होता था सारा टैक्स वसूलने का। और ब्रिटिश जो सरकार अधिकारी थे वो माहल से यहाँ का टैक्स लेते थे। लेकिन जो बीच में है ये रैयतवाड़ी, रैयत व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। यहाँ क्या था, सीधे किसानों से कर वसूला जाता था, किसान ही खुद अपनी जमीन के, रैयत ही खुद जमीन का मालिक होता था। मतलब इन तीनों में देखी जाए तो सबसे खराब जो स्थिति थी वो रैयतवाड़ी में हुई किसानों की, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने खुद भारत की जनता से टैक्स वसूला था, उन्हें मार पीट करके टैक्स वसूला था। वहाँ पर क्या था, जमींदारी में तो अपना आदमी था कोई जमींदार, और किसी किसान के पास में पैसा नहीं है तो उससे रिक्वेस्ट करके और जमींदार खुद देता था या जो भी होता था। लेकिन यहाँ क्या था, अंग्रेज खुद आते थे घर घर और सब पैसे लेते थे रैयतवाड़ी। इनके बारे में क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। भारत के लगभग 51% भाग पर रैयतवाड़ी थी, 19% भाग पर क्या थी, जमींदारी थी, और 3% भाग पर 30% पर क्या थी, माहलवाड़ी।
तो सबसे पहले देखते हैं हम जो 30% पार्ट है माहलवाड़ी। माहलवाड़ी हमारी 1882 में शुरू हुई माहलवाड़ी व्यवस्था, और इनसे क्वेश्चन आता है कि माहलवाड़ी की शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो शुरुआत करने वाला था उसका नाम था हाल्ट मैकेंजी। माहलवाड़ी एम से याद रखना, मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था। माहल मैकेंजी, सीधा एक ही क्वेश्चन आता है कि माहलवाड़ी किसने शुरू की थी, तो हाल्ट मैकेंजी, माहल मैकेंजी। और क्षेत्र है मतलब किस किस क्षेत्र पर ये फैली हुई थी, तो यूपी को पहले क्या बोलते थे, उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोवेंस। आगरा प्लस अवध मिला करके यूनाइटेड प्रोवेंस हुआ था। आगरा का क्षेत्र और अवध का क्षेत्र मिला करके यूपी था। मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है आज का, एमपी और छत्तीसगढ़, और पंजाब के कुछ पार्ट में दक्कन में, ये इतने पार्टों में लगी हुई थी माहलवाड़ी। सीधा माहलवाड़ी का याद रखना, हाल्ट मैकेंजी। उसके बाद में हम देखते हैं 19% पार्ट पर थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा या इसी को हम कहते थे ठेकेदारी व्यवस्था, यानी कि 10 साल के लिए ठेके जमींदार बना दिया जाता था किसी एक आदमी को, 5 साल के लिए ऐसे करके थी। इसको ठेकेदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसकी शुरुआत कई बार पूछा गया क्वेश्चन। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत 1790 में कॉर्नवालिस ने की थी। जमींदारी किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस वही था जिसके हाथ से अमेरिका निकल कर गया था। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था, और अमेरिका पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। और वहाँ का जो गवर्नर था जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। इसको फिर भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि इसको पता था कि अमेरिका कैसे कैसे हाथों से निकला है, भारत में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा शुरू की थी, और भारत में आने से पहले ही अमेरिका का गवर्नर था कॉर्नवालिस। इसने क्या किया, 10 साल का जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये पूछा जाता है कि जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, ये भी यही लाया था कि 10 साल के लिए परमानेंट एक आदमी को जमींदार बना दिया जाता था, और उससे टैक्स लेते रहते थे। जो 10 साल का फिक्स्ड स्थायी बंदोबस्त भी इसी ने किया था। इसने सनसेट लॉ लगाया था। सनसेट लॉ क्या था, सूर्यास्त कानून। मतलब कि जमींदार पैसा नहीं दे रहा तो सूर्यास्त कानून क्या था, उसको एक दिन दे दिया जाता था कि उस दिन सूर्य ढलने से पहले पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी 10 साल के लिए। सूर्यास्त कानून था, ये जमींदारों के खिलाफ लाया गया था। यहाँ पे भू राजस्व वसूला जाता था। मान लो 100 रुपये वसूले जाते थे, तो 89 रुपये अंग्रेज ले लेते थे, और 11 रुपये जमींदार अपने पास रखता था। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, कर्नाटक के क्षेत्र पर थी। अब आते हैं रैयतवाड़ी पे, जिसमें किसानों की सबसे ज्यादा बुरी दुर्दशा थी। जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो किसानों के लिए जमींदारी प्रथा थी, क्योंकि इसमें किसानों का अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, सीधा जमींदार से मतलब था। रैयतवाड़ी में देखते हैं, ये अलेक्जेंडर रेड, आर से आर याद रखना, अलेक्जेंडर रेड, और 2 लोग थे इसमें, थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रेड या कैप्टन रेड भी बोलते हैं इसे, और थॉमस मुनरो, ये 2 लोगों ने शुरू की थी। बनारस और महाराष्ट्र के क्षेत्र पर लगी हुई थी। इस तरह से इन्होंने भारत में बहुत सारा शोषण किया भारत की जनता का, और उनसे टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले, कर वसूले। और इन्हीं सब जो इनके कारण हैं, ये जो रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी, जमींदारी, और जो हड़प नीति वगैरह ये सब हुई हैं, हड़प नीति और इधर हमारी सहायक संधि, इन सब से ही परेशान होकर के हमें एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। 1857 क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है इसे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे।